प्रवीण पाठक जी हैं हमारे साथ, युवा कांग्रेस नेता। और एक ब्रेकिंग न्यूज हमें मिली थी जब तुष्मुल जी ने बताया कि बड़े भाई से रात में बात की तो उन्होंने कहा जब विधायक बन जाओगे तब मालूम पड़ेगा। सर, दर्द था इसमें, तकलीफ थी, पीड़ा थी, या तुष्मुल जी को चुनौती थी कि जब विधायक बन जाओगे तब इस दिल के दर्द को, दिल का हाल सुने दिल वाला? देखिए शरद जी, सबसे पहले तो मैं आपका ग्वालियर में स्वागत करता हूं और हमेशा आपकी स्पष्टवादिता को नमन करता हूं। मेरे भाई देवेंद्र भाई बैठे हुए हैं, तुष्मुल जी बैठे हुए हैं, मितेंद्र जी बैठे हुए हैं, विश्वजीत भाई बैठे हुए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण हमारे ग्वालियर चंबल संभाग का यूथ बैठा हुआ है, उस सबको भी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, और तुष्मुल भाई की वाक्य पटुता का तो कोई जवाब नहीं है, हम सब लोग जानते हैं। उसमें कहीं पीड़ा नहीं थी, उसमें ये संदेश था कि 10 साल पहले मैं सार्वजनिक नहीं था, मैं सबके लिए उपलब्ध नहीं था, मैं व्यक्तिगत तौर पर आपका कभी भी फ़ोन उठा सकता था, पर आज मैं जनता को समर्पित हूँ, मैं समाज को समर्पित हूँ, तो इसलिए मुझे अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना पड़ता है। और ये तो मेरे अनुज हैं, इनको तो मैं रात में 1:30 बजे भी अधिकार से जगा सकता हूँ, बुला सकता हूँ, पुकार सकता हूँ, पर जिन लोगों ने बहुत आशा और उम्मीद के साथ मुझे चुना है, मेरा उनके प्रति दायित्व है, उसको निभाने का मैं सर्वप्रथम प्रयास करता हूँ। निश्चित तौर पर ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपके प्रशंसक ये बात कहते हैं कि प्रवीण जी से बहुत सारे लोग खफा हैं ग्वालियर में, और खफा इसलिए हैं कि वो ठीक रास्ते पे क्यों हैं, अच्छे रास्ते पे क्यों चल रहे हैं, और अच्छे रास्ते पर चलना, और वो भी अपोजिशन के विधायक का चलना, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। सहमत हैं इससे? मैं 2 लाइनों में आपका जवाब अर्ज करना चाहता हूँ, आपकी इजाज़त हो, कि वो हमसे वहाँ रूठे बैठे हैं, उन्हें क्या पता हम बेकसूर बैठे हैं। कमाल है, वाह 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 वाह। देखिए, राजनीति में मैंने हमेशा इस बात को ध्यान रखा है कि जो भी जनता ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, जिस भी संवैधानिक पद पर मैं हूँ, उसकी हमेशा गरिमा बनाकर रखूँ, और जिन कर्तव्यों का मुझे निर्वहन करना है वो पूरी ईमानदारी से निभाऊँ, और मैं 24/7 अपने उसी जुनून के साथ जनता के लिए समर्पित रहकर कार्य करता हूँ। हो सकता है मेरे इस कर्तव्य निष्ठा के कारण कुछ लोगों को नाराज़गी हो, मैं कोशिश करूँगा, आज आपने मुझे संकेत दिया है कि उन लोगों की भी नाराज़गी दूर कर पाऊँ। मेरा सदैव प्रयास रहता है कि चाहे मेरे विरोधी हों, चाहे मेरे अपने लोग हों, मैं नाराज़ कभी किसी को नहीं करता। अब अगली बार 11:30 के पहले तुष्मुल भाई को फ़ोन लगा लिया करूँगा। लेकिन चिंता ये भी है कि जिनकी नाराज़गी दूर कर रहे हैं, कहीं उन्हीं के पास तो नाराज़ होकर नहीं चले जाएंगे आप? देखिए, कम से कम प्रवीण पाठक के विषय में तो कोई इसलिए नहीं कह सकता कि जब सोनामी चल रही थी। सर, मैं माफ़ी चाहूँगा जी, ये रिकॉर्ड हो रहा है कैमरे पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि ज़रूर रिकॉर्ड हो। फिर ये ब्रेकिंग न्यूज़ चलता है फिर बाद में। मैं चाहता हूँ, इसलिए मेरा फर्ज था, मैंने कहा मैं आपको, जी मैं भी आपको स्पष्ट तौर पर अनुज की भांति एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर अभी एक कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा हो तो इसको 10 कैमरे से रिकॉर्ड कीजिए। और मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ सारा यूथ बैठा है और आपके चैनल के माध्यम से पूरा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मेरी बात को सुन रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूँ कि चाहे तुष्मुल भाई हों, चाहे देवेंद्र भाई हों, चाहे मितेंद्र हों, और इन सब में से भी जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं, उनको सदैव नैतिक मूल्यों की और नैतिक सिद्धांतों की राजनीति करनी चाहिए। देखिए, इतिहास में और भविष्य में अब जब भी चर्चा होगी तो इस बात की चर्चा जरूर होगी कि जब स्वार्थी लोगों की सुनामी आई थी तो उस दिन अगर ग्वालियर शहर में कोई टिका खड़ा रहा अपने नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों पर, तो वो प्रवीण पाठक खड़ा रहा। ये जो युवा सामने बैठे हैं, ये प्रवीण पाठक के नैतिक मूल्यों का अनुसरण करेंगे, उन लोगों का अनुसरण नहीं करेंगे जो अपने छोटे से स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए अपने मां समान पार्टी को छोड़ के चले गए। बातें आपने बड़ी ज़बरदस्त कही हैं, और मैं नहीं कहता कि मैं या हम उस पर संदेह कर रहे हैं, लेकिन बड़ा कठिन होता है इस दौर में ये मानना
कि अपोजिशन का विधायक, और आपने ठीक कहा, आपके ग्वालियर चंबल में काफ़ी बड़े लेवल पर परिवर्तन हुआ। इन सब के बाद आज आप जो राजनीति कर रहे हैं, मुझे ईमानदारी से बताइएगा, क्या आपको लगता है कि एक जनप्रतिनिधि होना बड़ा कठिन भी है? देखिए, ये बात मैं पूर्णतः आपकी इस बात से सहमत हूँ कि जनप्रतिनिधि होना वास्तव में एक कठिन कार्य है, और जब कोई व्यक्ति यदि इसको जिम्मेदारी से ले ले तो उसके लिए तो बहुत ही कठिन है। और कई सारे ऐसे लोग भी हैं कि जो विधायक बन के अपने क्षेत्रों में कई साल नहीं जाते, उनके अपने कई सारे समीकरण होते हैं, उनके आधार पर चुनाव जीत के आ जाते हैं। पर मैं जिस विधानसभा से आता हूँ, देश का एकमात्र नाथूराम गोडसे का मंदिर उस विधानसभा में है, संभाग का संघ का कार्यालय उस विधानसभा में है, जनसंघ की जहाँ से स्थापना हुई उनके जो संस्थापक सदस्य थे उनका घर उस विधानसभा में है। तो मेरे लिए निश्चित तौर पर चुनौतीपूर्ण कार्य है। आज आपके चैनल के माध्यम से जरूर बोलना चाहता हूँ कि मैं अपनी विधानसभा की धारणा बदल दूंगा। मैं बता दूंगा कि वास्तव में जनप्रतिनिधि का कार्य क्या होता है। जो बात तुस्मुल भाई ने कहा कि लोकतंत्र में जो मत होता है वो सरकार का और पार्टी का आईना होता है, मेरे जितने युवा साथी यहाँ बैठे हुए हैं, ये कार्यक्रम यदि इसका नाम गतिमान ग्वालियर नहीं होता तो शरद जी आप यकीन मानिएगा मैं कभी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होता। मैं हमेशा ये प्रयास करता हूँ कि अपना पूरा समय अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में दूँ, पर चूंकि ग्वालियर का विषय जुड़ा था, विधायक 2018 में विधायक बनने के पहले युवाओं की चुनौतियाँ क्या थी मेरे को नहीं मालूम था। क्षेत्र में गरीब लोगों की चुनौतियाँ क्या थी मुझे नहीं मालूम था। व्यवसायियों की चुनौतियाँ क्या थी मुझे नहीं मालूम था। मुझे नहीं मालूम था कि जो लोग घर में जिनके एक बच्चे हैं और वो जब बच्चे पढ़ लिख जाते हैं तो बेचारे जब वो नौकरी करने पूना, बेंगलोर और मुंबई जाते हैं तो उनके परिवारों की हालत क्या होती है, इस बात की मुझे जानकारी नहीं थी। पर विधायक बनने के बाद काफ़ी सारे अनुभव मैंने जीवन में लिए हैं और मैं निरंतर इस बात के लिए प्रयासरत रहता हूं कि मेरी विधानसभा के लोगों को कम से कम कष्ट हो, कम से कम तकलीफ़ें हों, और जिस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं राजनीति में आया हूं उस व्यवस्था को बदलने का प्रयास करूं। ये सही बात है देवेंद्र जी ने जो कहा कि ग्वालियर बदला है। हम जैसे लोग जो शायद जिनका आना जाना 3-4 वर्षों में एक बार होता है, वो एक शहर के बारे में इस तरह से राय नहीं बना सकते, लेकिन आप एक जनप्रतिनिधि के नाते आप देखते हैं कितना बदला है ग्वालियर और क्या कुछ है जो जिसकी बात मुख्यमंत्री भी मध्य प्रदेश के करते हैं कि अब हेल्थ, एजुकेशन और इंडस्ट्री तीनों पर फोकस। देखिए शरद जी, देवेंद्र जी भी मेरे पारिवारिक सदस्य हैं और उनके पिता का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। चाहे देवेंद्र जी के पिता हों, तुस्मुल भाई के पिता हों, इन लोगों के संघर्ष से युवा पीढ़ियों को कुछ सीखना चाहिए। यहाँ किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बात नहीं है, पर मैं आपको बता दूं कि आज़ादी के पहले पूरे देश में ये भावना थी कि ग्वालियर सबसे उन्नत शहर माना जाता था, सबसे उन्नत स्टेट मानी जाती थी। पूरे देश से लोग ग्वालियर में बसने के लिए ललायत होते थे। पर पिछले कुछ दशकों में ग्वालियर अपने उन्नति के पायदान पे मध्य प्रदेश में काफ़ी पिछड़ गया है। उन्होंने रोड्स की बात कही, उन्होंने बिजली की बात कही, उन्होंने मंडदीप और पीथमपुर की बात कही। उसमें एक बात उन्होंने जिक्र किया तो मैं चाहता हूं कि वो अपनी जानकारी को दुरुस्त करें कि पीथमपुर और मंडदीप ये दोनों जो योजना है कांग्रेस के समय लाई गई थी 1975 में, जब हम लोगों ने तय किया था कि सी क्लास सिटी में इंडस्ट्रियल हब बनाने हैं और उनको जो फीड करेंगे वो ए क्लास सिटी से करेंगे। तो उसी दौरान मुझे लगता है संभवतः 1989 में मालनपुर भी बना, बामौर भी बना। अब जब ग्वालियर की बात करते हैं, हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, मुझे बहुत तकलीफ होती है, आत्मिक तौर पर दुख होता है कि आज हम उस ग्वालियर की बात करते हैं जहाँ प्रतिदिन पीने के लिए पानी नहीं है। आज पानी भी, जितने युवा बैठे हैं आप जाकर पता कीजिएगा, मैं कोई भी बात कहता हूँ तथ्यों के आधार पर कहता हूँ, ग्वालियर में आज भी पानी एक दिन छोड़ के आता है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, अब तो दर्शन सिंह जी इस दुनिया में नहीं है, पर उनको साधुवाद कि जुलाई 2014 में उन्होंने पहला प्रयास किया चंबल से ग्वालियर पानी लाने का। उस योजना पर आज तक कुछ नहीं हुआ।
देवेंद्र भाई ने बात कही 1000 बिस्तर के अस्पताल की, तो मैं फिर उनकी जानकारी में ये बात डालना चाहता हूँ कि 1000 बिस्तर के अस्पताल की 2005 में भूमि पूजन हुआ था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, पर उसके बाद अगर पहली बार कभी पैसा आया तो 2019 में कमलनाथ जी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में पैसा आया, उसके बाद वो बनकर वहाँ खड़ा हुआ है। यह आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, मैं तो अवगत करा रहा हूँ, आपने जो फैक्ट्स बोले मैं वो बता रहा हूँ कि भाई किस तरीके से स्थितियाँ बनी हुई हैं। कितना दुर्भाग्य है कि हमारे ग्वालियर में, मैं जब लंदन गया था तो द पार्क में रुका था, वहाँ पे जो पत्थर लगा है वो ग्वालियर का सैंडस्टोन लगा हुआ है, पर ग्वालियर में आज कितने लोग हैं जो इस बात को जानते हैं। ग्वालियर में वास्तविक तौर पर ग्वालियर को विश्व के पटल पर जिस तरीके से हमको प्रदर्शित करना था, जिस तरीके से रखना चाहिए था, जिस तरीके से उसका प्रेजेंटेशन होना चाहिए था, उस प्रकार से नहीं हो पाया। समस्या क्या हुई? ये मेरे कई सारे यूथ यहाँ बैठे हैं, सामान्य तौर पर राजनीति में ऐसे मंच कम मिलते हैं कि जहाँ जो ऑडियंस हो वो भी, जो मंच पर लोग बैठे हैं उनसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हो। ग्वालियर की समस्या क्या रही, हमको इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है। मैंने जो समझा आपकी अनुमति से बताना चाहता हूँ। प्रॉब्लम ग्वालियर में अब तक ये रही कि ग्वालियर में जो भी विकास हुआ, जो भी भविष्य के प्लान आए, वो टॉप टू डाउन आए, ऊपर से नीचे। यदि ग्वालियर का विकास करना चाहते हैं तो हमको अब डाउन टू अप जाना पड़ेगा। हमको पहले नीचे जानना पड़ेगा कि वास्तव में उनको आवश्यकता क्या है। युवा को जरूरत है रोजगार की, युवा को जरूरत है रोजगार की, शहर को जरूरत है मान लीजिए पानी की। हमको प्रायोरिटीज तय करनी पड़ेंगी। आज स्मार्ट सिटी ने जो हाल ग्वालियर में किया है, आप देख के आइए कि क्या हालत है। आज आम जनता जागरूक है, आम जनता सब समझती है, हमारे यूथ हैं ये सब अवेयर हैं। ऐसे मंच होना चाहिए कि युवाओं से पूछा जाना चाहिए कि बताओ आप अपने शहर के लिए क्या चाहते हो, आपको क्या आवश्यकताएं हैं। और मैं बधाई देता हूं आपके चैनल को कि पहली बार कोई तो ऐसा चैनल है जिसने मध्य प्रदेश में ग्वालियर की बात को उठाने का साहस किया। सामान्य तौर पर तो लोग कभी इंदौर चले जाते हैं, कभी भोपाल चले जाते हैं, कभी जबलपुर चले जाते हैं, पर ग्वालियर में जब लोग नहीं आते तो निश्चित तौर पर हमको आत्मिक तकलीफ तो होती है। ग्वालियर में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम विश्व के पटल पर डाल सकते थे। हमारी साल भंजिका की जो मूर्ति है, जो विश्व प्रसिद्ध है, उसको बक्सों में बंद करके रख दिया है, ढाक के रख दिया है। हमारा ये तानसेन समारोह है, इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं, आप लोग देखिए जाके। और विदेशों में क्या होता है, लोग हजार हजार किलोमीटर दूर ऐसे जो उनके कलात्मक कार्यक्रम होते हैं, ट्रेडिशनल कार्यक्रम होते हैं, उनके लिए जाया जाता है, महीनों उसका सेलिब्रेशन होता है। तो इस प्रकार से ग्वालियर की प्लानिंग को जो नज़रअंदाज किया है, अपने मन की प्लानिंग को जो ग्वालियर के ऊपर थोपा है, तो ग्वालियर उसका दंश झेल रहा है। ये इम्पॉर्टेंट बातें हैं और मुझे लगता है हमारे साथ जो युवा नेताओं का जो भविष्य है आगे, न सिर्फ ग्वालियर बल्कि मध्य प्रदेश का, कि उनके लिए भी बड़ा सवाल है कि तानसेन जी की समाधि पर पूरी दुनिया से तो छोड़िए, मध्य प्रदेश से और पूरे देश से कितने लोग आते हैं, या कितने लोगों को ठीक से पता भी है कि वो सुरों का बेताज बादशाह, उसकी समाधि ग्वालियर के समीप है। हम अपनी चीज़ों को सेल क्यों नहीं कर पाते हैं? हम बिजली, सड़क, पानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन उसके साथ हमारी सांस्कृतिक धरोहर वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। कंक्लूड करूंगा एक दो सवालों से। अच्छा लगा मुझे कि आज जिन नेताओं से मैंने बात की उन सब का अलग फ्लेवर है, उन सब की राजनीति का अलग अंदाज है। और आपके बारे में भी जैसा हमने सुना कि एक संजीदा राजनेता, युवा, आप बिल्कुल उसी राजनीति की तरफ हैं। अभी हमने पंचायत चुनाव पर देखा श्रेय लेने की होड़ दोनों पार्टियों की, कांग्रेस की भी, बीजेपी की भी। दोनों ये बताने की कोशिश में जुटे कि हम सही हैं, हम सही हैं। मैं नहीं कहता कि उनके दावों में दम नहीं है, लेकिन ये बताइए कि राउंड द टेबल, आमने सामने, जैसे आप देवेंद्र जी की तारीफ कर रहे हैं, तुष्पुल जी के बारे में बार बार कह रहे हैं, इन दोनों नेताओं से भी मैंने आपके या मितेंद्र के बारे में एक भी कटु टिप्पणी नहीं सुनी। तो क्या हमें आप लोगों की पीढ़ी का इंतजार करना पड़ेगा? आज की पीढ़ी में कटुता इतनी बढ़ गई है, एक दूसरे को इतना कोसा जाता। आपको पंचायत चुनाव के लिए कोर्ट जाना था, क्या बैठ के बात नहीं कर सकते थे? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा। और मेरे तीनों भाइयों में से जो भी यहाँ रहता,
मुझे नहीं लगता कि वो इसका कोई तथ्यात्मक जवाब दे पाता। उसका एक कारण ये है कि जब ये सारा घटनाक्रम विधानसभा में हुआ तो मैं स्वयं विधानसभा में मौजूद था। सबसे बड़ी तकलीफ इस बात की है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, देखिए हमको सबसे पहले जिनके कारण हमारा अस्तित्व है उस जनता जनार्दन के बारे में सोचना पड़ेगा, जिनके लिए हमारा दायित्व है, जिनके लिए हम कर्तव्यनिष्ठ हैं, हमें उनके बारे में सोचना पड़ेगा। दल कोई सा भी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे समाजवादी हो, एक नई प्रथा तो इस देश में शुरू हो गई है श्रेय लेने की, और इस कारण ही ये प्रदेश और ये देश गर्त में जाता जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब पढ़े लिखे युवा अब आगे आएंगे, जो अब इतने कुटिल नहीं हैं, हम लोगों के दिलों में बहुत गुंजाइशें हैं, एक दूसरे के प्रति बहुत सम्मान है, आपको मेरे किसी भी युवा साथी के चेहरे पे कुटिलता नहीं दिखेगी। हम लोग सब एक सद्भाव के वातावरण में कार्य करने के लिए अग्रसर हैं, और मुझे हमेशा जब भी ट्रेडिशनल तौर पर यदि कुछ इतिहास में कमियां रही हैं तो युवाओं ने आके उसकी पुनरावृत्ति नहीं की, उसको बदला है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे जो तीनों भाई यहाँ बैठे हुए हैं, मैं स्वयं यहाँ बैठा हुआ हूँ, हम लोग मध्य प्रदेश में एक नई दिशा और दशा तय करेंगे। सर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं नहीं कहता एक शब्द जो प्रवीण जी, मैं उससे इत्तेफाक ही नहीं रखूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो वरिष्ठ पीढ़ी है उसके लिए बशीर बद्र का वो शेर मुझे ज़रूर याद आता है कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अब क्या मजबूरियाँ हैं वो जाने, लेकिन इन लोगों की कोई मजबूरियाँ मुझे नज़र नहीं आती हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये चेहरे आश्वस्त हैं, ये कहते हैं हमें हमारा मौका दीजिए, हमें किसी से कोई तकलीफ नहीं है, हम आएंगे, अपना वक्त पूरा करेंगे। आखिरी सवाल है मेरा, 2023 में अगर आपका दावा है कि 2018 के बाद फिर 2023 हमारा है, ये दावा अगर आपका है, ताकत बताइए, अपनी स्ट्रेंथ बताइए। देखिए स्ट्रेंथ तो हमेशा जनता बताती है, और उन्होंने 2018 में बताई भी। जिस प्रकार से मैं तो जब तुस्मुल भाई को और देवेंद्र भाई को सुन रहा था तो मुझे तो ये बैठे बैठे लगा कि अब इनसे भी मुझे धैर्य सीखना होगा कि किस मैं जीवन में जितना भारतीय जनता पार्टी के विषय में मैंने सुना था, जितना मैंने पढ़ा था, चाहे वो दीनदयाल उपाध्याय जी हों, चाहे मुखर्जी जी हों, चाहे जितने भी बड़े बड़े नेता रहे भारतीय जनता पार्टी में। कमलनाथ जी के कान खड़े हो गए होंगे सर, ये आप बोल रहे हैं। मैं बताऊं आपको कि इस देश में ब्रॉड माइंडेड लीडर्स की ज़रूरत है, और यदि हम आंखें खोलकर राजनीति को नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं प्रदेश सफ़र करेगा, जैसे हमारा ग्वालियर सफ़र कर रहा है। कमलनाथ जी की एक योग्यता मैं आपको बता देता हूं कि जब आपने कहा, शायद मितेंद्र भाई से पूछा था कि वो हमेशा कहते थे चलो 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 चलो। जो फर्स्ट टाइमर हमारे एमएलए थे, आपकी इजाज़त है ना मुझे बात करने की? जब 15 महीने सरकार रही तो जो हमारे फर्स्ट टाइमर एमएलए थे, जो पहली बार एमएलए बने, उन सबको हमने भोपाल में इकट्ठा किया। नया जोश है, नई नई बातें हैं, हमेशा कुछ नया करने का जज्बा रहता है, और हमने उन सब से कहा कि भाई ऐसे कैसे, कई सारे एमएलएज ने कहा कि ऐसे कैसे चलेगा भैया। तो उसमें मुन्ना लाल जी भी थे और भी तमाम सारे विधायक थे। तो हमने कमलनाथ जी से कहा कि जो नए एमएलएज हैं इसमें से कुछ ये कहते हैं कि भाई इनका काम नहीं होता है। तो उन्होंने फिर 2-3, हम में से ही 2-3 एमएलए तय कर दिए। उन्होंने कहा कि प्रवीण भाई आप तो इन सबके जो अब जो फर्स्ट टाइमर एमएलए एसोसिएशन है, यू विल, मैं, आरिफ मसूद जी, फज्जन चतुर्वेदी जी, 2-3 लोग कोऑर्डिनेट करते थे। बोले ये जो पहली बार के एमएलएज हैं आप ही सब इनके जो जो काम होते हैं आप कोऑर्डिनेट करके इनको ख़त्म कीजिएगा। मैं सच बता रहा हूँ शरद जी आपको, जितना काम ये जो लोग कांग्रेस से बीजेपी में चले गए हैं, जितने काम इन लोगों के वो 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में हो गए, उतना मंत्री रहते अभी तक नहीं हो पाए। और अगर मंत्री रहते अभी तक हो पाते तो आप कल्पना करो क्या बार बार, अभी बीजेपी में भी वही रहा है उनके नहीं, बारे में, मैं वही बता रहा काम हूं। कभी किसी के ये नहीं जितने लोग यहाँ बैठे हैं,
मैं सबसे पूछना चाहता हूं कि यदि वास्तव में अभी भी वही स्थिति होती तो क्या बिजली विभाग के मंत्री को खंबे पे चढ़ के बिजली के तार जोड़ने पड़ते? हाँ, क्या मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री को बार बार नाले में उतरना पड़ता, बार बार गटर के ढक्कन खोलने पड़ते? और ये सब करने के बाद भी ग्वालियर का प्रशासन का ट्रांसफर नहीं होता, एज इट इज जो ब्यूरोक्रेटिक लोग हैं वो उसी सीट पे बैठे रहते हैं। इससे कमजोर स्थिति तो मैंने कभी किसी की नहीं देखी। मैं साधुवाद देता हूं कमलनाथ जी को कि 15 महीने की जिस दूरदर्शिता के साथ उन्होंने मध्य प्रदेश में काम किया वो किसी और के बस की बात नहीं थी। अब रही बात 2023 की, तो अंग्रेजी में एक कहावत है कि यू कैन मेक फूल ऑल द पीपल वन टाइम, सम पीपल ऑल द पीपल इन सम टाइम, बट यू कैन नॉट मेक ऑल द पीपल फूल ऑल टाइम। हमेशा जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। ये जितने लोग बैठे हैं सब जानते हैं, मितेंद्र ने बहुत अच्छी बात कही थी कि डीजल की हालत क्या है, कोविड में किस तरीके से संघर्ष किया है। मैं तो प्रमाण हूँ, जितने सारे युवा बैठे हैं इन लोगों ने देखा होगा किस तरीके से रात दिन अपनी जान को बाजी पे लगा के हमने कोविड में काम किया है। जिस प्रकार के हालात मध्य प्रदेश में बन गए हैं, बिजली के बिलों के लिए डकैतों को लगा दिया है, गुंडों को वसूली के ठेके दे दिए हैं, पेट्रोल डीजल की हालत आप देख लीजिए क्या हो रही है, बाजरा किसानों से खरीद लिया उसको वापस कर दिया जा रहा है। ऐसी विभिन्न जो स्थितियां हैं, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग ये सोच भी कैसे सकते हैं कि वो 2023 में आएंगे। ये मध्य प्रदेश कमलनाथ जी को याद कर रहा है। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज का दिन, तारीख और समय आप नोट कीजिएगा। 2023 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की 160 के ऊपर सीटें होंगी। चलिए, ये वक्त बताएगा, लेकिन शुभकामनाएं मैं कांग्रेस को भी दूंगा और भारतीय जनता पार्टी को भी दूंगा, क्योंकि दावा दोनों का 160 या उससे ऊपर की सुई को छूता है। और निश्चित तौर पर मैं बार बार ये बात हम पहले भी कहते हैं कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब टक्कर जबरदस्त होगी। 2018 की टक्कर याद कीजिए, तो 2023 की भी टक्कर मजबूत हो, लेकिन हाँ, उस टक्कर में ये शुभकामनाएं दोनों ही दलों के लिए हैं कि अच्छे ढंग से, क्योंकि मध्य प्रदेश ने अस्थिरता की राजनीति को नहीं देखा है। 2018 उसका मंजर हमने देखा, ईश्वर ना करे वो मंजर फिर रिपीट हो, क्योंकि वो कई सारी चुनौतियों का कारण बनता है। प्रवीण जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठहर कर बात करते हैं, संभल कर बात करते हैं, चिंता से भी बात करते हैं, जो बहुत स्वाभाविक भी नज़र आती है। लेकिन इन सब के बीच में जो ठीक से और ठीक रास्ते पर चलता है, और ये मेरा अनुभव सिर्फ आपके साथ ही नहीं रहा, मेरा अनुभव देवेंद्र के साथ, मितेंद्र के साथ, हमारे साथी जो समाजवादी दृष्टि के प्रतिनिधि हैं, तुष्मुल जी के साथ, आप सब अपनी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और बढ़ रहे हैं। आप तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन ये तीन भी उसी लाइन पर बढ़ रहे हैं। तो ये तो मैं बेहिचक कह सकता हूँ, बिना किसी लाग लपेट के या चापलूसी या चाटुकारिता के, कि ग्वालियर और इस रीजन का भविष्य उज्जवल है। यहाँ ऐसे नेताओं की एक जमात उभर रही है जो अपने बूते अपने दम पर काम करना चाहती है, स्पष्टवादी भी है, समझ भी है, सोच भी है, दृष्टि भी है, विजन भी है। तो ग्वालियर चंबल, आपको बहुत शुभकामनाएं। ग्वालियर, आपको बहुत शुभकामनाएं कि आने वाला वक्त आपका है, और ये वक्त यहाँ जो युवा ऑडियंस है उसको भी ध्यान में रखना है कि आप सही लोगों को चुनें, परखें उनको, बार बार उनसे सवाल करें, ठीक उसी तरह जैसे हम सवाल करते हैं। अगर हमारे सवाल आपको कई जगह ऐसा लगे कि इनके सवालों में दम नहीं था, तो आप अपने सवालों में और दम लाएं, उन सवालों में और चुभन पैदा करें, क्योंकि आप जब ये करेंगे तो आप सच्चा सोना ही चुनेंगे। बहुत शुभकामनाएं ग्वालियर आपको भी, ग्वालियर चंबल आपको भी। सर बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको।